BNS। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया हमारा BNS। और कल हमने बात करी थी एकांत परिरोध के बारे में, मतलब आपके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में हमने बात करी थी कि नहीं करी। और BNS के साथ हमारा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा कंपेरेटिव स्टडी चल रही है, लेकिन कुछ खास ऐसा हमें देखने मिल नहीं रहा है। एज इट इज हमारा जो होगा त्यों देखने मिल रहा है ना। क्लियर है? बोर्ड भी क्लियर है कि नहीं है ना? मैं क्लियर हूं कि नहीं हूं? मैं ज्यादा वाइट लग रहा हूँ कि बोर्ड ज्यादा वाइट लग रहा है? गोरा भी अच्छा नहीं लग सकता यार। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके डन। चलो लो, परफेक्ट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ अब? है ना? अच्छा लगना चाहिए। चलो, लोग भी बोलेंगे यार ये क्या है। चलो, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपको जो चीजें सीखनी थी। कल हमने बात करी थी सेक्शन, ये तो पेन ही अच्छा नहीं है। सेक्शन किस पे बात करी थी? सेक्शन 10 और रीड विथ IPC सेक्शन 73। हमने क्या बात करी थी? 11 है, वेरी गुड। अरे अब क्या बताएं, ये याद ही तो नहीं हो रहा है, दिक्कत तो यही हो रही है। आप लोगों को भी एक टेस्ट मिलेगा BNS का, है ना, मैं खुद बनाऊंगा और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी आएगा, आपको भी, है ना, हाथ से बना हुआ रहेगा, है ना, टाइपिंग वाइपिंग का नहीं रहेगा। आपका टेस्ट लूंगा मैं। एक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के रहेंगे, किस सेक्शन में क्या है जनरली, है ना। तो सिर्फ अकेला ये वाले टेस्ट लूंगा जिससे आपको समझ में आता जाए कि हाँ यार हमें ऐसा काम करना है। ठीक है, तो अपन इस पे भी काम करेंगे। देखो, अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सीधी सीधी बात होती है, अगर हिंदी में देखा जाए एकांत। क्या है ये? एकांत। और कन्फाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है भैया? परिरोध। क्या होता है? परिरोध। परिरोध और अवरोध दो चीजें आपको अपने IPC में और BNS में आपको देखने मिलती हैं। परिरोध और अवरोध। परिरोध क्या होता है? परिरोध होता है चारों तरफ से किसी इंसान को बंद कर देना, मतलब परिरोध कर देना, बांध देना कि वो कहीं भी ना जा पाए। अवरोध होता है एक डायरेक्शन से भी क्या किया जा सकता है? अवरोध किया जाता है। कि मान के चलो ये रोड है, अब रोड पे हम खड़े हो गए ऐसे कि नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, ऐसे, ये अवरोध कहलाता है, ये रेस्ट्रेंट कहलाता है। लेकिन परिरोध उसको ऐसे पकड़ के ही ऐसे कि अब निकल, कहां से निकल रहा, तो ये होता है कन्फाइनमेंट। ठीक है, अब एकांत परिरोध का मीनिंग भी यही होता है, किसी व्यक्ति को एकांत स्थान पे चारों दीवारों के भीतर क्या कर दिया जाना? बंद कर दिया जाना। इसके बारे में हमने बात करी थी। अब ये क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ राइग्रस इंप्रिजमेंट पे एप्लीकेबल है। हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा कि भैया ये आपका कहां जाता है? सीधा सीधा राइग्रस इंप्रिजमेंट पे जाता है। किस पे जाता है? राइग्रस इंप्रिजमेंट पे जाता है। इसकी मैक्सिमम टाइम कितना होता है एकांत परिरोध देने का? तो मैक्सिमम कितना महीने हमने कल पढ़ा था? 3 महीने पढ़ा था। कितने महीने पढ़ा था? 3 महीने पढ़ा था। लेकिन अब ये टाइम पीरियड कैसे चलेगा? मतलब अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने के कारावास का अपराध किया है, कितने महीने? 6 महीने, तो कितना एकांत परिरोध मिलेगा? 1 मंथ मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने से 1 साल का अगर एकांत कारावास वाला अपराध किया है तो उसको कितना मिलेगा? 2 महीने मिलेगा। और अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल से अधिक का किया है तो उसको कितना मिलेगा? इसका मतलब मैक्सिमम 3 मंथ, 3 मंथ से अधिक नहीं होगा। क्लियर बात है? अब बात आगे की बात करते हैं कि ये तो था जनरल। अब ये जो काउंट कैसे होगा ये वाला एकांत परिरोध? अगर किसी व्यक्ति को 1 महीने तक आप सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी में रख रहे हो तो उसको विटामिन डी की कमी हो जाएगी, धूप नहीं मिलेगी ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको ज्यादा, और चिड़चिड़ा हो जाएगा अलग। ठीक है, RRR मूवी जैसा बॉडी बना देगा, हो सकता है अगर टांग दिया हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। पैर काम करना बंद कर दें, खून जम जाए, अगर
वैसा वाला सॉलिटरी कंफाइनमेंट है वो तो। और अगर घूमने फिरने वाला है, सब चीजें हैं। एक संजय दत्त की मूवी थी, उसमें टीवी भी लगी रहती थी, सब चीजें लगी रहती थी, सिर्फ अकेला वो खाना ऐसा आता था और फिर बोलता खोलो खोलो खोलो, मुझे क्यों कैद करे। सब सुविधाएं थी, टीवी वीवी सब, लेकिन धूप, आसपास के लोग, ये वाली, समझ रहे हो। तो ये होता है पनिशमेंट। तो अब ये चलेगा कैसे? अब इसको चलाने के लिए मतलब ये आपका कौन सा है टाइम पीरियड, कैसे चलेगा? तो इसको चलाने के लिए हमने सेक्शन डील किया था, कल ही किया था, सेक्शन 12 और रीड विथ आईपीसी सेक्शन 74। देखिए भैया, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, आपको बीएनएस के सेक्शन याद करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बीएनएस के सेक्शन आसानी से याद होने वाले नहीं है। पहली चीज मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होने वाले, क्योंकि आपको आईपीसी दिमाग में भरी है और आप आईपीसी से कंपैरिजन करके याद करोगे ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ ना तो आपका नंबर कटा तुरंत तुरंत। और अगली बार का पेपर इंडेक्स बेसिस पे आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहले ये चीज तो इंडेक्स ही याद कराना उनका मेन एजेंडा रहेगा, मेन एजेंडा। थोड़ा बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन भले आ जाए, लेकिन पूरा पेपर इस बार जो आपका आएगा वो यही इंडेक्स बेसिस पे आएगा, क्योंकि लोगों को इंडेक्स याद नहीं है कि 3 के 1 में क्या है, 3 के 2 में क्या है, 3 के 3 में, 3 के 4 में, 3 के 5 में। मैंने याद किया था, मैं भूल गया हूँ कि 3 के 3 में क्या था, कि 3 के 6 में क्या था। आधा याद रहता, आधा नहीं रहता, पहुंच जाओगे वहां तक, लेकिन डाउट की कंडीशन में मतलब गलत, जहां डाउट वहां गलत है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस पे। आ जाओ। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये मैं पढ़ूंगा पहले हिंदी में, है ना, डायरेक्ट बाद में खोलता हूं। क्या बोला? लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध की अवधि कैसे चलेगी। ये बोल रहा है एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन के लिए परिरोध की दिशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो परिरोध चलेगा वो एक बार में कितना चलेगा? 14 डेज। एक बार में कितना है भैया? एक बार में 14 दिन। अब ये 14 दिन एक बार में कैसे काउंट करेंगे? मान के चलो किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिल गई 6 महीने, तो 6 महीने में एकांत परिरोध का तो तुमने बोल दिया टाइम पीरियड 1 महीने। अब 1 महीने बोल दिया तो 1 महीने एक बार में कितना दोगे फिर? 1 महीने में 14 दिन। अब वो 1 महीने का बता रहा, इसका मतलब दूसरी बार में कितना दोगे फिर? 14 दिन। और तीसरी बार में कितना दोगे फिर? बात ही खत्म हो गई। मतलब अगर आप एक बार में 14 दिन दे रहे हो और व्यक्ति को सिर्फ एक दिन रिलीज करने के लिए मिलेगा या 2 दिन, फिर 14 दिन दे दोगे आप। पूरा आपने जो पनिशमेंट दी है उस व्यक्ति को एकांत परिरोध की 1 महीने की, क्योंकि 6 महीने वाला कारावास, तो ये तो पूरे दिन उसके चले गए। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये तो गलत है। इससे अच्छा तुम 1 महीने कर देते, 2 दिन को बाहर निकाला उसको। अब समझो। तो ये बोल रहा है एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, साथ ही साथ एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच न्यूनतम अंतराल होगा। इनने बचा लिया, इनने बोला कि यार कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए कम, 1 1 दिन का, 2 2 दिन का, 4 4 दिन का, 5 5 दिन का, ऐसा ड्यूरेशन होना चाहिए। समझ में आई? अब ये बोला और जब दिया गया कारावास 3 महीने से अधिक का है, वही वाली कंडीशन, अगर कोई इंप्रिजमेंट दिया है, राइगरस इंप्रिजमेंट, और ये इंप्रिजमेंट 3 महीने से अधिक का है, तो कितना बोल रहा है वो? कितना बोल रहा है वो? 7 डेज। 1 महीने में कितना? इसका मतलब अब दिमाग आपका काम करना चाहिए ऊपर वाले के हिसाब से। कैसा? क्या अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने का कारावास वाला अपराध किया है, वो अपने आप में 3 महीने से अधिक का है, और उसकी पनिशमेंट कितनी है? 1 महीने है। इनने बोल दिया, हमने बोल रहा है, इनने बोला। तो ये बोल रहा है 1 महीने में कितना जाएगा? 7 दिन ही जाएगा। जब 1 महीने में 7 दिन जाएगा, तो एक बार में कितना जाएगा? 14 दिन जाएगा। अब एक बार में 14 दिन जाएगा, तो ये किस लिए बताया है? इसकी क्या वैल्यू?
बताओ, आप लोगों को सोचना है। ये कैसे काउंट करोगे भाई साहब, कैसे? एक बार में 7, एक बार में 14 दिन, एक बार में कितने? 14 दिन। 3 महीने से देख के एक महीने में बोल रहा है 7 दिन, कैसे? नहीं आई समझ में लक्ष्मी? देखो, मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है? दूसरे अंतराल के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये होता है गैप आपका कितना? एक्स गैप है। कितने गैप हो गए? एक्स गैप है, कि हमें नहीं पता कि कितने गैप होने चाहिए। ठीक है। अब एक्स गैप में से दूसरी वाली चीज ये बोल रही है कि अगर 3 महीने से अधिक का है तो कितना मिलेगा एक माह में उसको? और पावर कितनी है? दे कितने सकते हो? 14 दिन दे सकते हो ना? पावर कितनी है, दे कितने सकते हो? 14 दिन। लेकिन बीच में एक मैंडेटरी चीज बोली है कि आपको गैप देना है। क्या देना है? गैप देना है। अब मान के चलो फरवरी का महीना है, 28 दिन की फरवरी होती है, एक बार में लगा दिया 14 दिन। कहाँ है गैप? और फिर जब दूसरी बार लगाओगे तो कैसे लगाओगे? तो फिर टाइम कम पड़ गया ना। कैसे मैनेज करोगे इस चीज को? तो ये बोल रहा है यार, ऐसा नहीं, इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऐसा नहीं दे सकते। अब इसका कहने का सिद्धांत क्या है? एक्स मतलब आपके जितने भी गैप हैं वही है। इसका मतलब 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो 7 दिन गैप। 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो 7 दिन गैप। आप काउंट कर लो आप। अरे ये बोल रहा है एक बार में 14 दिन दे सकते हो। 14 दिन का मना थोड़ी बोल रहा है। एक बार में कितने दे सकते हो, लेकिन 14 दिन दोगे कैसे? ऐसे 7 दिन, 7 दिन गैप, 7 दिन एकांत परिरोध, फिर 7 दिन। सत चौके 28 ना, हो गए ना? ये मैंडेटरी गैप देना, न्यूनतम अंतराल करना, समझ में आई? क्योंकि वो बता रहा है कि न्यूनतम अंतराल होंगे ही, अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये जो 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 सेक्शन 74 है आईपीसी का, और आपका सेक्शन 12 है जो बीएनएस का, ये फेल हो रहा है ना फिर। तो इस तरीके से आपको देना है। हम्म। हम्म। उतने ही गैप होंगे, उतने ही उतने ही उतने उतने ही उतने ही। अब आते हैं सेक्शन 13। लेकिन अब बीएनएस निकाल लो, मजा नहीं आएगा। अब इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगी तो हिंदी खोलेंगे अब, है ना? चलो भैया 13 क्या बोल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, उस पे दिख रहा है कैमरे पे? कितना वाइट हो रहा है फिर भी?
ठीक है, चलो एक बार चलो अब देखो सेक्शन 13 क्या बात कर रहा है। सेक्शन 13, whoever have been convicted by court in India offense the punishable under chapter X and chapter जो आपका 8 है, 18 है, कितना कौन सा लिखा है, 16 लिखा क्या, 17, हाँ 12 और 10, अच्छा आईपीसी में चेंज है भैया, है ना। आईपीसी में आपका सेक्शन 12 था और सेक्शन 17 था, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। और इसमें आपका सेक्शन चैप्टर कौन सा है, 10 है, और चैप्टर, चलो ये अच्छी चीज मिल गई, यहाँ पे चेंज देखने मिला है अपने को, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चलो बोल रहे हैं कि संहिता इम्प्रिजमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म ऑफ द 3 year अवॉर्ड ऑफ द गिल्टी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर द चैप्टर ऑफ द like imprisonment for the like term shall be subject every such subsequent offense the imprisonment for life and imprison there either description for a term which may extend to 10 years। इससे बोले जाता है इनहेरेंट पनिशमेंट। क्या बोला जाता है, इनहेरेंट पनिशमेंट बोला जाता है, मतलब वर्धित दंड का सिद्धांत। मतलब ये आपका क्या है, इनहेरेंट थ्योरी है, क्या है ये, इनहेरेंट थ्योरी है, ये है आपकी इनहेरेंट थ्योरी। सेक्शन कौन सा है, आईपीसी का कौन सा है, 75 है। डिफरेंस दोनों में क्या है, इसमें जो चैप्टर की बात करी गई है वो चैप्टर कौन से हैं, एक तो आपका है 12 और चैप्टर कौन से हैं, 17। इसमें जो चैप्टर की बात करी गई वो चैप्टर कौन सा है आपका, 10, और आपका चैप्टर कौन सा है यहाँ पे, 17 है। किसके बारे में बात है, 17 के बारे में और चैप्टर 10 के बारे में, ठीक है। चैप्टर 10 क्या है, बीएनएस का, सिक्कों, करेंसी, नोटों, बैंक नोटों, सरकारी स्टैंप के बारे में बात करता है, मतलब कॉइन वगैरह के बारे में, आपकी करेंसी वगैरह के बारे में चैप्टर 10 बात करता है। और चैप्टर 17 क्या है आपका, देखो चैप्टर 17 चोरी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, इसका मतलब ये तो वही है जो कहते हो, चेंज नहीं है ना। तो ये सिक्कों के बारे में, वहां पे जो सेक्शन आपका, ये भी कॉइन के बारे में ही था, अब ये कहाँ पे आ गया है, 10 में आ गया है, ये डिफरेंस देख लेना, है ना। बाकी ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये भी प्रॉपर्टी का है, ये कॉइन का है ना। प्रॉपर्टी रिलेटेड अफेंस, ये कॉइन रिलेटेड अफेंस के बारे में बात करता है। अब ये है क्या चीज, आइए इसको पहले हिंदी में देखते हैं। जो कोई व्यक्ति भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 या 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक के अवधि में से दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्ययन में से किसी भी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने इन दोनों चैप्टर के अधीन कोई अपराध किया है जिनकी पनिशमेंट 3 वर्ष से क्या है, अधिक है, इसका मतलब ये दोनों चैप्टर हैं, किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है जिसकी पनिशमेंट कितनी है, 3 वर्ष से अधिक है। अब ये सिंपल भी हो सकता है और आपका राइग्रस भी हो सकता है,
ये सिंपल भी हो सकता है और आपको क्या हो सकता है, राइग्रस भी हो सकता है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है ये है पहली बार का, ये किसकी बार का है, पहली बार का। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार भी यही करता है तो पनिशमेंट कितनी एनहेंस कर दी जाएगी, एनहेंस थ्योरी है, 10 वर्ष तक हो सकेगी और लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकेगा, राइग्रस भी हो सकेगा और सिंपल भी। मतलब जो भी है आपका 10 वर्ष तक हो सकेगी, राइग्रस भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। लो ये आपका है, मतलब पहली बार किया, 3 वर्ष से अधिक का अपराध किया और आपको दोष सिद्ध किया, मतलब कन्विक्ट किया है, क्या किया है आपको, कन्विक्ट। क्लियर। एक बार आप गए चोरी करे आए किसी के घर में, आपको 5 साल की सजा मिली, आप नहीं माने, सजा 5 साल काट के आ गए, आपने दोबारा फिर चोरी करी, अब आपको 10 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि आपका सेक्शन 13 यही बोलता है कि आप अगर चैप्टर 13, चैप्टर 10 या चैप्टर 17 में अगर कोई ऑफेंस करने जाते हो और दोबारा उसी अध्याय के अधीन अगर आप ऑफेंस करते हो तो उसकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकेगी, राइग्रस इंप्रिजनमेंट, सिंपल इंप्रिजनमेंट, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सके। क्लियर बात है कि नहीं है भैया, क्लियर हुआ। इसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट, पूर्व दो सिद्ध वाला मामला है ये। एक बार आप कन्विक्ट हो गए हो फिर आप दोबारा यही चीज करने की कोशिश करते हो। आईपीसी में ये जो सेक्शन था ना, ये 211 के 7 में, 248, 236, 298, यहाँ सब पे प्रीवियस कन्विक्शन की, आईपीसी में नहीं सॉरी, सीआरपीसी में। और मैं नया वाला लिखवा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, लिखो जरा, आपको सीआरपीसी में कहां कहां देखने मिलेगा। सीआरपीसी नहीं बोल रहा हूं, एक तो बीएनएसएस, बीएनएसएस क्या करें, मजबूरी है। 259, 259, 259 में भैया, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा। और आपको कहां देखने मिलने वाला है, 234, 234, बीएनएसएस 234 के 7 वाले पॉइंट में आपको देखने मिलेगा, 234 के 7 वाले पॉइंट में आपको देखने मिलेगा। आपको 271 उसमें देखने मिलेगा, बीएनएसएस। 334, इसका मतलब आपका कहां कहां देखने मिलेगा, ये वाला कहां पे देखने मिल रहा है, रेड विथ बीएनएसएस कहां पे है भैया, बोलते जाओ। 259, हाँ, 2, 234 का 7, 271, 3, यहाँ पे आपका प्रीवियस कन्विक्शन है, बीएनएसएस। क्लियर है, कोई डाउट, कोई शक। अब आते हैं चैप्टर 3। इसका मतलब चैप्टर 2 में कितने सेक्शन हमने अच्छे से डील किए, सेक्शन 3 से लेके कहां तक, सेक्शन 13 तक, किसमें, ओनली चैप्टर 2 में। और चैप्टर 2 का नाम क्या था, पनिशमेंट।
था ना कि नहीं था? हाँ, तो ये आपका हो गया चैप्टर 2 कंप्लीट, और हमारा बीएनएस का थोड़ा सा जो याद करने का वर्डन हो गया वो बढ़ गया थोड़ा सा। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ी महान बातें करता है, उस महानता को हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, है ना, इसके साथ डील करेंगे अलग से। अब आप लोगों को केस लॉ के हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। यहां तक कोई ऐसा कोई खास बातें नहीं थी, जानने लायक चीजें थी। चलो आ जाते हैं चैप्टर 3। यस, 14 से लेके 44 तक गए हैं ये शायद, है ना, और वहां पे अपना 76 से लेके 106 तक गए हैं। समझ में आ रही? तो अब देखो पढ़ो, ये क्या है, जनरल एक्सेप्शन। पहली चीज तो ये बताइए, जनरल एक्सेप्शन वर्ड हमने सुना कहाँ? तो हमने एक सेक्शन में सुना था, सेक्शन हम लाख छुपाए। सेक्शन कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण आज एक बॉल से मंजू आउट होती है। चलिए शेफ, अरे वर्ड कहाँ है, एक्सेप्शन वहीं तो था। हाँ, एक्सेप्शन में लेके जाएंगे, डेफिनेशन को उसमें लेके जाएंगे, इलस्ट्रेशन को उसमें लेके जाएंगे, किसी भी चीज को लेके जाएंगे, किसी भी व्यक्ति को लेके जाएंगे हम एक बार जरूर जनरल एक्सेप्शन में, तभी हमारी वकालत चलेगी। अगर किसी व्यक्ति ने शराब अपनी मर्जी से नहीं पी है, जबकि शराब पीना क्या है, जुर्म है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने खुद की मर्जी से शराब नहीं पी, किसी की बातों में आके पी ली, और 25 साल का व्यक्ति किसी की बातों में आके शराब पी लेता है, तो ये वकील बोलता है कि सर मेरा जो मुवक्किल है वो दोषी नहीं, निर्दोष है, उसको बहलाया फुसलाया गया और उससे बोला गया कि आइए शराब पीजिए। थोड़ी सी तो माइंड में बननी चाहिए, टेंशन फ्री रहो। उसको ये बोला गया तब जाके उसने शराब पी, बताइए कहाँ दोषी है वो? नहीं है ना। और इसी शराब के नशे में उसने किसी व्यक्ति को मार दिया, उसको पता ही नहीं था कि उसके हाथ में चाकू है, छुरी है, तलवार है, लेकिन उसने मार दिया, तो सर मेरा जो मुवक्किल है वो दोषी नहीं है, उसको बाइज्जत बरा की बड़ी बड़ी किया जाए। बताओ, इसका मतलब हर इंसान को एक्सेप्शन में तोला जाता है, और उस तोलने में जो एविडेंस आते हैं वो यहीं से आते हैं कि देखो, वर्डों का खेल समझना, आप शब्दों का खेल समझना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग भी समझना जो भी देख रहे हैं। क्या बोला है जनरल एक्सेप्शन में? नथिंग इज एन offense which is done by person who is and who by reason by mistake of fact। पहली चीज आपको दो चीजें हम समझाएंगे। एक, आपने अगर अपना दिमाग अच्छा रखा होगा जिंदगी में तो मिस्टेक तो करी होगी, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं, जानवरों से नहीं होती। क्या कभी भी देखना, जानवर साइड से चलते हैं, बीच रोड पे शायद ही कभी चले, जब तक ऐसे ना एक बार कर दिया ना तो साइड से चलेंगे, समझदार होते हैं वो। और आजकल के जो इंसान हैं, गाड़ी कहीं से भी आए उसको दिख रहा होगा ना, हम क्यों साइड चले, है ऐसा माहौल। तो ये है आज के दिमाग, तो यही है गलती, मिस्टेक। वो तो गांव के, क्योंकि गांव उनका रहता है, शहर में तो जानवर ही नहीं दिखते यार, कुत्ते दिखते बस अकेले। मुझे ऐसा लगता है इंदौर कुत्तों का शहर है? नहीं उठते ना, तो वो जानवर है इसलिए तो है।
आजकल इंसान को भी उठाओ, नहीं उठता 8 बजे। उठ जाओ, उठ जाओ, क्या करना उठ के? उठ जाएंगे, अभी कौन सा समय हुआ? तो ये जानवर वाली फीलिंग है सबके अंदर, है ना। और सबसे खतरनाक चीज, हर घर में से एक कुत्ता निकल रहा है आजकल, निकल रहा। अरे मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल कुत्तों की बात कर रहा हूँ। वो रोज हर घर में से एक ऐसे कुत्ता, अरे यार तुम लोग सीरियस हो गए क्या? ठीक, ठीक है, छोड़ो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वो घुमाने ले जाते हैं, हर घर में निकल रहा है आजकल, कि पता चलता है कि यार ये कुत्ता है, और उससे कुत्ता बोल दिया तो नाराज। मैं गया घूमने ग्वालियर, और वहां पे है कुत्ता ब्लैक कलर का, और मुझे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पता क्यों नहीं है, शक्ल ही पसंद नहीं है उनकी। आप उधर से बोल रहे, क्या नाम रखा है? अच्छा नाम है उसका, वीचू वीचू करके कोई नाम है, वीचू वीचू करके। हाँ जो भी नाम है। अब मैंने उस कुत्ते को हटाओ मेरे सामने से, अरे कुत्ता नहीं है वो। कुत्ता कैसे बोल दिया पापा? कुत्ता बोल दिया। अरे, अरे यार कुत्ते को कुत्ता ना बोलूं तो क्या पापा बोलूं, और पापा को कुत्ता बोलूं? ऐसे लोग हैं भैया, को कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते। चलो ठीक है। मिस्टेक क्या है भैया? मिस्टेक दो तरीके की होती है, एक आपकी होती है फैक्ट की, और एक आपकी होती है लॉ की। एक मिनट, मेरा रजिस्टर दो। भाई मैं सोचूं यार कि मेरे धमाके का, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस पे काम करेंगे, बहुत शानदार है ना। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अब, क्योंकि हमें बीएनएस पढ़नी है, बहुत लंबी छलांग मारनी है, फॉर्मेलिटी के हिसाब से नहीं पढ़ना है। बीएनएस को पढ़ना है ऐसे कि अब एक बार पढ़ो तो दिमाग में सेट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मिस्टेक तो छोड़ो, पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। किस पे बात करेंगे? इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, मैं बाद में लाऊंगा, है ना, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए मामला। चल भाई, चल इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कहां से आया था? कहां से आया था इंट्रोडक्शन? मैंने बोला था जनरल एक्सेप्शन वर्ड कहां सुना है, तो वो हमने कहां सुना था? सेक्शन 3 में हमने उसका एक नाम सुना था, कि ये हर चीज को कहां लेके जाया जाता है भैया? मतलब एवरी प्रोविजन, एवरी इलस्ट्रेशन, एवरी डेफिनेशन को कहां लेके जाएंगे हम? जनरल एक्सेप्शन में। एवरी इलस्ट्रेशन, एवरी डेफिनेशन, और एवरी प्रोविजन कहां रिलेट करते हैं हम? जनरल एक्सेप्शन में करते हैं। ये बात तो आपके क्लियर हो गई होगी, हो गई कि नहीं हो गई है? ठीक है, और होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर देखने में चीजें अलग लगती हैं, सोचने में चीजें अलग लगती हैं। हो सकता है वो व्यक्ति साइड से जा रहा हो और उसने देखा हो किसी व्यक्ति ने मर्डर कर रहा हो, और मर्डर करके भाग गया हो, और वो उस व्यक्ति को बचाने गया हो और उसने चाकू निकाल लिया हो, और सामने वाले किसी और व्यक्ति ने देख लिया हो कि अरे यार इसने मर्डर किया। फंस गया ना? फंसा कि नहीं फंसा? तो ये इन सब चीजों को लेके कहां जाएंगे? एक्सेप्शन में लेके जाएंगे, तब तो बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? बचा पाएंगे। ये था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब टू केसेस, इसमें कैसे डिफेंस ले सकते हैं? देखो पहली चीज, दो तरीके के व्यक्ति इसमें होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो एक्यूज रहता है, जिसने वास्तविकता में ऑफेंस किया है,
और एक वो व्यक्ति रहता है जो इनोसेंट रहता है, जिसने ऑफेंस नहीं किया है। इस दोनों व्यक्तियों की पारदर्शिता को जानने के लिए हमें एक्सेप्शन का यूज करना पड़ता है। एक की पारदर्शिता नहीं कि हम हमेशा उस व्यक्ति को निर्दोष साबित करें तभी हम एक्सेप्शन में लेके जाएं। नहीं, अगर हम उसको दोषी साबित भी करने जाते हैं तो हमारा नेचुरल जस्टिस की थ्योरी काम करनी चाहिए उस चीज पे। हम क्यों माने किसी व्यक्ति को शुरुआत से दोषी, कि इसने माना है, इसने मारा है, क्यों नहीं मारा, हम पहले देखेंगे। और वास्तविकता में सीसीटीवी फुटेज भी अगर उस व्यक्ति की आ गई ना, तो हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज भी आजकल झूठी है। आप खुद ऐसे वो साक्षी मलिक वाला जो केस है, चाकू मार दिए थे उसने, अरमा किसने मार दिए थे चाकू, उसके सर पे चाकू मारे थे वो, साक्षी वाला केस है ना, किसी ने, वो नाम याद नहीं आ रहा उसका। आप लोग इसी के हो के यहीं के सही से याद है कि नहीं है? हाँ, तो उसको फांसी नहीं हुई, सीसीटीवी फुटेज उसके पास थी। कानून, कानून का एक सिद्धांत है कि पहले हम लेके जाएंगे इसको जनरल एक्सेप्शन में। जो उसने शराब पी थी वो अपनी मर्जी से पी थी कि नहीं, किसी की प्रोवोकेशन में आके तो नहीं मारा, किसी ने उसको पैसे तो नहीं दिए थे उसको मारने के लिए। सब चीजें क्वेश्चन अराइज होता है, और ऐसे किसी को फांसी नहीं चढ़ा दी जाती तो उसने चाकू मारते हुए देख लिया और सबको हाँ चलो फांसी। हाँ भैया ना, ये है। तो दो तरीके के डिफेंस मिलते हैं कि आई एम नॉट गिल्टी, अगर तुम गिल्टी नहीं हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर है, साबित करो कि मैं गिल्टी नहीं हूं, इससे साबित करो। बोले मैं गिल्टी हूं, अगर कोई व्यक्ति मर्डर करके आए और बोले हाँ हाँ मैंने मर्डर किया है, तो भी नहीं मानते। हम कैसे मान ले तुमने मर्डर किया है, अरे मैं बोल रहा हूं ना मैंने मर्डर किया है। तब भी नहीं मानते यार। यही तो कानून की विशेषता है अपने, कि हाँ मैंने मर्डर किया। बोलते ना मूवियों में देखा कि नहीं, साहब मैंने मर्डर किया है, तो वो सामने वाला बोलता है नहीं नहीं साहब झूठ बोल रहा है, इसने मर्डर नहीं किया है, मर्डर तो उसके भाई ने किया है। अरे मैं अपने भाई को बचाने के लिए मैं जुर्म कबूल करूंगा, लो। उस पे भी पेशी पे पेशी होती है, होती कि नहीं होती? तो भैया ये ऐसे नहीं होती है, ये इस सब चीजों के कारण बचाया जाता है, उसको बचाने के पूरे तरीके यूज किए जाएंगे। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को क्या नहीं होनी चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए। ये अपने कानून का ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा। समझ में आई? अब अपन बात करते हैं जनरल एक्सेप्शन पे। तो पहले एक चार्ट बना के इसको समझते हैं, समझे कि नहीं समझे? समझते हैं। पहले नॉर्मल नॉर्मल हिसाब से चार्ट बनाते हैं। ये तो हो गया, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूं। चल, नहीं तो एक चार्ट, एक काम करता हूं मैं, इस पे लाता हूं स्क्रीन पे, है ना, स्क्रीन पे लाता हूं उसको, बीएनएस के हिसाब से स्प्लिट करके बना लूंगा। ठीक है। दो फोन, ये तो फोन मत लो, ये यहाँ पे इधर से स्क्रीन मिरर करो फटाफट, ये वाला। क्योंकि बीएनएस का तो बनाना ही पड़ेगा ना, ये तो आईपीसी वाला है। आ गया? हाँ फटाफट मिरर करो। बीएनएस का कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 3। वेरी गुड। रुइस एक्टस नॉन फेसिड रुइस मिसी मैंसिट्रिया, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है? नहीं पढ़ा? वॉलेंटिन नॉट फिट इंजरी तो पढ़ी है? नहीं पढ़ी? मैंसरिया का क्या है पिन? हो 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 हो।
टिफिनवा मांगे। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आपका फोन खराब हो गया, वाईफाई एक ही है इसलिए नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, चलो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बीएनएस के हिसाब से बनाएंगे। अब समझना, दो कैटेगरी में इसको बांट रहा हूं, जनरल एक्सेप्शन को। वेयर इज अ एब्सेंस ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज, मतलब जहां पे यदि आपका इंटेंशन नहीं है किसी व्यक्ति को मारने का, तो जनरल एक्सेप्शन में बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे। यदि आपको ज्ञान नहीं है कि जो आप एक्ट कर रहे हो उससे किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, तो आप बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे। आपको नॉलेज नहीं है ना, मैं कुल्हाड़ी चढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन आ गया मेरे पीछे, तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, और पता चला उल्टा कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन ही कट गई, है कि नहीं। तो ये मुझे पता थोड़ी था कि मेरे पीछे अचानक से कौन आ गया। समझ में आई बात, कि मतलब वेयर इज द एब्सेंस, जहां पे एब्सेंस रहेगा आपका इंटेंशन और नॉलेज। चलो रहने दो, रहने दो, पढ़ लो, ठीक है। चलो इसके बाद, वेयर इज द क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज एक्ट कॉजिंग लाइट हार्म फॉलिंग अंडर लाइट हार्म, मतलब अगर आपके इंटेंशन और नॉलेज से किसी व्यक्ति को लाइट हार्म होता है, लाइट हार्म मतलब तुच्छ हानि, क्या होती है, तुच्छ हानि होती है, छोटी मोटी, कि हम जा रहे हैं, हमें पता है कि यार हम ऐसा करेंगे तो इतना तो तुम्हें होगा ही सही, अगर इतना भी होगा ना तो भी ये एक्सेप्शन में आएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। समझो पूरी कहानी को, है ना। अभी सेक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, सेक्शन पे बात करेंगे, है ना। एकदम अपन बीएनएस के सेक्शन और इसके सेक्शन साथ में देखेंगे। क्लियर बात है भैया, क्लियर है। बना लिया आप लोगों ने, नहीं बनाया, बनाओ तो फिर। होली खेले रघुवीर, कैसी रही होली आपकी, अच्छी रही, अच्छी रही, वेरी गुड। यह है सेक्शन लाइट हार्म वाला आपका 33 बीएनएस का, और आपका आईपीसी का है 95। लाइट हार्म, तुच्छ हानि, स्लाइड लिखा है, अरे सॉरी, ऐसे। और ये क्रिमिनल इंटेंशन है ना, चलो अब आगे बढ़े। अब इसको पढ़ते जाते हैं और अपना डायग्राम बनाते जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे, ये डायग्राम खत्म नहीं होगा, पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा तब जाके ये डायग्राम खत्म होगा, या हमेशा रोज खुलेगा। क्या खुलेगा ये, रोज खुलेगा। देखो, आपका सेक्शन अभी पढ़ के आए, आप लोग पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, कौन सा सेक्शन पढ़ के आए, सेक्शन 14 बीएनएस का पढ़ के आए। उसको पढ़ने पे हमें क्या मिला, उसको पढ़ने पे हमें ये मिला, ये तो यार व्यक्ति मिस्टेक कर रहा है। कैसी मिस्टेक कर रहा है, या तो फैक्ट की मिस्टेक कर रहा है, या व्यक्ति
लॉ की कर रहा है। अगर व्यक्ति लॉ की मिस्टेक कर रहा है तो लॉ की मिस्टेक क्षम्य नहीं है, उसकी माफी नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति फैक्ट की मिस्टेक कर रहा है तो फैक्ट की मिस्टेक की माफी है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बाउंड मानता है कि मैं इसको करने के लिए बाउंड था। मुझसे बोला सिद्धार्थ को पकड़ के लाओ। अब सिद्धार्थ मेरी कॉलोनी में 3 है, मैं तीनों को पकड़ लाया। जो होगा देखा जाएगा। सर से पूछेंगे किस सिद्धार्थ को बोला था पकड़ने का। अब दो को तो निर्दोष थे ना बेचारे, उनका समय खराब कर दिया। एक एक करोड़ की मीटिंग छूट गई उनकी, हर्जाना कौन देगा? बोले हमें नहीं पता, हम तो लॉफुली बाउंड थे भैया, हमें नहीं पता। आपका नाम सिद्धार्थ है? बोले जी सर मेरा नाम सिद्धार्थ। चलो तो थाने। थाने क्यों? बोले आप सिद्धार्थ हो चलिए थाने चलो। तो अगर मैं मुकेश होता तो नहीं चले जाते क्या? समझ रहे? तो ये वाली चीज है, मतलब ये किसकी मिस्टेक है? फैक्ट की। आपको जानकारी नहीं थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को पकड़ना है, आपको बॉलीवुड स्टार को, उसको पकड़ना है। लेकिन आप पकड़ रहे हो सिद्धार्थ आनंद को, जो डायरेक्टर है। ठीक है? तो देखो मूवी के कितने खतरनाक नाम आते हैं, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर। ठीक है, चलो। अब ये होता है आपका प्रिविलेज एक्ट। क्या होता है भैया? प्रिविलेज एक्ट है। प्रिविलेज एक्ट कैसे होता है? दो तरीके से हमें देखने मिल सकता है कि नहीं देखने मिल सकता है, बताओ। अच्छा, नहीं, प्रिविलेज एक्ट तो आपका आगे आएगा। ये है ये कौन से एक्ट हैं आपके? हम्म विल नॉट बी डायरेक्ट टू डीड। विल नॉट बी डायरेक्ट टू डीड, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप अपनी इच्छा से नहीं, आप किसी के डायरेक्शन से काम कर रहे हो उसमें। किससे कर रहे हो? किसी के डायरेक्शन से। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने ये बोला, आपके सुपीरियर ऑफिसर ने या आपके पापा ने, या आप जिस चीज को लॉफुली बाउंड करने के लिए उनकी आदेश आपको मानना बहुत जरूरी है, और अगर उनने बोल दिया कि आपको ये काम करना है, अब वो काम आप उस लॉ की जो आपको सिखाया गया उसको ध्यान में रखते हुए अगर कर रहे हो, और भले फैक्ट की गलती कर रहे हो, किसी और को पकड़ लाए, किसी और को मार दिया, जो भी कर दिया, तो ये आपको क्या है? क्षम्य है। मिस्टेक है ये आपकी। क्या है भैया? ये मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब इसको कैसे डील करेंगे? ये 3 तरीके से बांटेंगे। कितने तरीके से? हमें देखो पढ़ना कैसे है, इसको देखना है। विल नॉट डायरेक्ट टू डीड, ठीक है? एक तो होगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या होगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। किसकी होगी? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की होगी। दूसरा होगी एक्सीडेंटल लॉ। दूसरा कौन सा होगा? एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल। और तीसरी चीज इसमें क्या निकल के आएगी? एक्ट डन एंड कम्युनिकेशंस इन गुड फेथ। अब ये कहां कहां है? ये आपका ये आपका बीएनएस में 14 में, और 19 में होना चाहिए। एक मिनट। बीएनएस 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 17, 14 में एंड 17 में देखने मिलेगा। ये यहाँ पे कहाँ देखने मिलेगा आपको? ये आपको सेक्शन 18 में देखने मिलेगा।
ये आपको कहाँ देखने मिलेगा? आपको बीएनएस में ये आपको 31 में देखने मिलेगा। आईपीसी में कहाँ था? आईपीसी में 93। ये कहाँ था? ये 80 में था आईपीसी। ये कहाँ था आईपीसी में? 76 79 आईपीसी। क्लियर? ये देख लो अब। अभी ये एक पैरा बना है ना? कैसा बना है ये? अभी एक ही बना है अभी। अब पहले हम इसको डील करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे, है ना? किसको डील करेंगे पहले? वेयर इज एब्सेंट इंटेंट एंड नॉलेज विल नॉट बी डायरेक्ट टू डीड। मतलब आपका एब्सेंस है इंटेंशन और नॉलेज, पहली चीज आपको डायरेक्ट किया गया है, ठीक है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट करी है आपने, एक्सीडेंट डूइंग लॉफुल एक्ट कर रहे थे और एक्सीडेंट हो गया है, या आपने एक्ट डन किया, कम्युनिकेशन गुड फेथ में आपने काम किया, मान के चलो ऑपरेशन कर रहे हो, है ना? आपने बोला इसको बचाने की आवश्यकता बहुत है, लेकिन चांस ये है कि ये डेथ भी हो सकती है, इसको ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो इसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है? तो ये गुड फेथ में आपने उसको बताया और उन्होंने बोला कि ठीक है कर दीजिए, और मान के चलो अगर नहीं भी है और तब भी आप उसको बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो और मर गया व्यक्ति, तो ये क्या है? आपने गुड फेथ, और गुड फेथ कहाँ है? 11 11 कर लूं भरोसा? चलो कर लिया, तो लिख लो यहाँ पे भी गुड फेथ कहाँ है, सेक्शन 11। लिखते रहो, याद करते रहो। चलो अब मैं आ रहा हूं अपने पे, अपने पे मतलब वापस से। अरे यार, चलो अब आते हैं नॉलेज पे, है ना? हम पढ़ रहे थे मिस्टेक। क्या पढ़ रहे थे? मिस्टेक। दो तरीके की मिस्टेक होती है, एक होती है फैक्ट की। किसकी होती है? और एक होती है लॉ की मिस्टेक। एक होती है फैक्ट की और एक होती है किसकी? लॉ की मिस्टेक। फैक्ट की मिस्टेक के लिए एक मैक्सिम और लॉ की मिस्टेक के लिए एक मैक्सिम है। कौन सी मैक्सिम है बताइए, अभी जो मैं नाम ले रहा था? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यही है। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, लिख लो, इसको समझेंगे। अच्छा ये कौन सी है? एक मिनट, पहले ये वाली भी लिखो, दोनों लिखो। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, पहले तो ये वाली लिखो, यहां से स्टार्ट करेंगे इसको समझने के लिए, क्योंकि मेंसरिया चाहिए ना। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। देखो ये मैक्सिम क्या बात करती है? ये मैगजीन सिर्फ और सिर्फ ये बात करती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया है तो उसके एक्ट के साथ साथ उसका माइंड भी क्या होना चाहिए? क्रिमिनल होना चाहिए ना। उसके क्रिमिनल एक्ट के साथ उसका क्रिमिनल क्या होना चाहिए? माइंड भी होना चाहिए। मतलब मात्र व्यक्ति के किसी कृत्य से अपराध नहीं बनता, उसके साथ साथ उसका दिमाग भी क्या होना चाहिए? अपराधी होना चाहिए। तो एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, मतलब हर एक्ट के लिए क्या चाहिए? मेंसरिया चाहिए। किसके लिए चाहिए? मेंसरिया। और मेंसरिया पे मैं बहुत अच्छे से बात कर चुका हूं।
कि मतलब अगर कोई कर्म मनुष्य को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसकी गलत मंशा ना हो। इसी चीज के विस्तार के लिए वर्णन किया गया हमारे चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन का, कि जो बताएगा कि आपका क्रिमिनल माइंड है या नहीं। यदि आपका माइंड क्रिमिनल नहीं है लेकिन अगर आपका एक्ट भी है और एक्ट पे आपको गुड फेथ दिख रहा है तो वो ऑफेंस नहीं है। तो यही तो मेन सरिया से डिनोट करेंगे इसी को। इसलिए पहली मैक्सिम यही है कि एक्टस नॉन मेन से फेसेट्रियम निसी मेन सेट्रिया। क्लियर बात है कि नहीं है? क्लियर है। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया। मतलब पहली चीज क्या है आपका, ये हटा दो। देखो पहली चीज इस पे आते हैं ना, मतलब आपके जो चैप्टर 3 है, मैं अभी सेक्शन पे नहीं आऊंगा, पहले आपको चैप्टर 3 की बारीकियां समझा देता हूं कि क्यों हम इसको डील करते हैं। पहली चीज हम इसको पहली चीज डील कर रहे हैं मेन सरिया से। किससे डील कर रहे हैं हम? क्यों डील कर रहे हैं? तो किसी व्यक्ति को अगर एक्ट कर रहा है तो क्या सिर्फ अकेला उसका एक्ट क्रिमिनल होने से क्या वो अपराधी हो जाता है क्या? बताओ मुझे। मैं किसी व्यक्ति को चाकू मार के आ रहा हूं, मैं अपराधी हूं? हूं कि नहीं हूं? नहीं हूं? हो तो सही सर, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। आप अपराधी, आप कैसे अपराधी हो सकते हो? नहीं, मेरा दिमाग होना चाहिए उस एक्ट को करने के लिए। मतलब मेरा दिमाग भी क्रिमिनल होना चाहिए, मुझे मारने की मंशा भी तो हो उस व्यक्ति को। हो सकता है मेरी माँ को कैद कर लिया और फिर बोला कि जाओ राष्ट्रपति को मार के जाओ। मूवियों में देखा कि नहीं देखा? पीएम मोदी को गोली मार, बोला कि नहीं कि ऐसे होता कि नहीं कि हमारे सीएम भाषण देने आएंगे और फिर बस आपको गोली चलानी है। नहीं नहीं, मैं अपने सीएम को गोली नहीं चलाऊंगा, तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो फिर गोली मारो। तो वो छत पे खड़े हो जाते हैं और फिर शूट करने लगते हैं। मतलब ये है नहीं। इसको लेके इसको समझो कि मेंसरिया होना चाहिए, आपका क्रिमिनल दिमाग होना चाहिए, तब तो वो एक्ट क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो पहली चीज मेंसरिया को चेक करने के लिए जनरल एक्सेप्शन है। दूसरी चीज, बर्डन ऑफ प्रूफ। दूसरी चीज क्या है इसमें देखी जाती है? बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब ये होता है प्रमाण का बोझ। क्या होता है? ये प्रमाण का बोझ। और ये वो बोझ है जो बताता है कि मैं सचमुच उस चीज पे दोषी नहीं हूं। अच्छा, दोषी नहीं हूं। एक चीज और, बर्डन ऑफ प्रूफ किस व्यक्ति पे रहना चाहिए हमेशा? उस पे मैंने लगा दिया आप पे आरोप, मैंने लगाया कि मंजू ने मर्डर किया है, लगा दिया। अब आप मुझसे क्या बोलोगे? अब मुझे प्रूफ करना कि मंजू ने मर्डर, मतलब हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? अभियोजन पे, प्रोसिक्यूशन पे। क्योंकि जिसने आरोप लगाया उस पे रहेगा, जिसने अपराध किया उस पे नहीं। उसको तो ऐसे आंख बंद करके कोर्ट ऐसे खड़ी रहती है और बोलती है ये दोषी नहीं है, ये निर्दोष है। फिर हम यहाँ से कान में आवाज लगाते हैं, सर इस वाले एविडेंस में सर ये वाली चीज हमने दी है, इससे साबित होता है कि ये दोषी है। फिर इस वाले में से ये बोलेगा सर मैं वहां था ही नहीं, ये दोषी नहीं, निर्दोष। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? अभियोजन पे, जो आरोप लगा रहा है।
इसका मतलब मैं अगर आप पे आरोप लगाऊंगा तो मुझे प्रूफ करना कि मंजू ने ही मर्डर किया है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं लग रहा अच्छा? ठीक है। मतलब चलो छोड़ो, कोई स्त्री आत्महत्या कर लेती है, खुश अब? ये भी खुश नहीं है। अरे किसी ने उकसा दिया उसको करने के लिए, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? अभियोजन पे ही तो रहेगा कि मुझे उकसाया गया है, कि मैं नहीं आत्महत्या करनी चाहती थी, लेकिन मैंने करी। समझ गए? तो ये वाली चीज है। चलो छोड़ो, लिख लो इस पे भी एक मैक्सिम फटाफट लिखो। अब मैं ऐसे हिंदी में लिख लेना भले, ई कुई। अरे यार, मैं इसको कैसे लिखूं? ई कोई, और ऐसा क्यों ये होता है, ये है ना, ये ई ऐसे ही लिख देना। ई कोई एफर्मेट, एफर्मेट नॉन, एफर्मेट नॉन, ई कोई। ठीक है, कोई निगत, कोई निगत इंकुम्बिट, इंकुम्बिट प्रोवेटिया। अब इंग्लिश लिख लो इसकी, ठीक है। ई कोई एफर्मेट नॉन, ई कोई निगत इंकुम्बिट प्रोवेटिया। इसका मतलब हमारी लैंग्वेज खराब हो गई आज से। ई कोई, बस यही चलना है। आप सही है, मैं रोमन में पैदा नहीं हुआ तो मैं रोमन कैसे बोलता फिर? रोमन लैंग्वेज है ये। वो कपिल शर्मा के शो में वो आता है ना, सिद्धार्थ, वो बड़ा खतरनाक खतरनाक आवाज निकालता है, फुचुर फुचुर चीची पुई पुई, क्या पता क्या क्या करता रहता है वो। ये उसी की लैंग्वेज है। ई क्वी एफर्मेट नॉन, ई क्वी निगत इक्कम्बेट प्रोवेटिया। इसका मीनिंग ये है, अर्थात न्यायालय की सहायता चाहता है तो उसे पहले ही सिद्ध करना चाहिए कि उसके पास कोई केस है, और उन परिस्थितियों में एक नकारात्मक को सकारात्मक मुकाबले सिद्ध करना अधिक कठिन है। इसी आधार पर यह सिद्ध कर पाने का बोझ अपराधी ने न केवल आपराधिक कर्म किया बल्कि उसे दोषी मस्तिष्क को अंजाम दिया। अपराध को बनाने के लिए जरूरी है कि पूरे मुकदमे पे जो केस का वर्णन होगा वो किस पे होगा? अभियोजन पे होगा। इसका मीनिंग ये है, क्यों, जिससे न्यायालय की क्या हो सकती है? सहायता हो सकती है। क्योंकि आपने बोला कि सर इनने मुझे मारा है, तो न्यायालय तो ये मान के चलेगा, अब न्यायालय तो मान लिया कि भैया यार तुम मेरे पास पहले आए हो, तो मैं तो तुम्हें क्या दूंगा? जजमेंट तुम्हें दूंगा ना, तुम मेरे पास पहले आए हो, तुम पीड़ित हो, हम उस पर क्यों ध्यान देंगे सामने वाले पे? तो न्यायालय बोला एक काम करो, देखो यार तुम्हारे बोलने से तो नहीं हो पाएगा, तुम मेरी सहायता करो। क्या करो? तुम मेरी सहायता करो कि मैं तुम्हारी बात को सच कैसे मानूं। ये तो ये बोल रहे हैं कि मैं ऐसे सहायता करूंगा, वही कोई इंफॉर्मेट नॉन ई। ठीक है, चलो क्लियर है भैया कि नहीं है? क्लियर? किसका मीनिंग? अरे यार लिख लो, अर्थात जो न्यायालय की सहायता चाहता है उसे पहले ही सिद्ध करना चाहिए, उसे पहले ही सिद्ध करना चाहिए कि उसके पास कोई केस है, कि उसके पास कोई केस है, और इसी आधार पे यह सिद्ध कर पाने का बोझ अपराधी ने न केवल आपराधिक कर्म किया बल्कि उसे दोषी मस्तिष्क ने भी उसके अंजाम दिया। ये इसका मीनिंग है भैया, है ना? माफी चाहता हूं इतना खतरनाक मीनिंग है, लेकिन याद कर लेना तो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा कि भैया बर्डन ऑफ प्रूफ की भी कोई मैक्सिम है ना?
चलो चलो चलो। अब ये तो था जनरल। अब थोड़ा फिर आगे बढ़ते, बढ़े आगे कि नहीं बढ़े अभी? बढ़ जाने दो, बढ़ जाने दो। इसका भी एक चीज होती है, क्या होती है? अभी मैंने क्या बोला कि भैया अभियोजन पे क्या रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। किस पे रहता है? अभियोजन पे। तो क्या हमेशा अभियोजन पे रहेगा? नहीं भैया। अगर आप बच रहे हो, मैंने बोला इसने मारा है, किसने मारा? इसने मारा, और वो प्रूफ हो जाता है कि हाँ मैंने ही मारा। आपने बोला मैंने मारा, और ये प्रूफ आपने कर दिया, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास था? आप पे था, मैंने ही मारा। अब ये प्रूफ करने की बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे रहेगा कि मैंने जानबूझकर नहीं मारा। तो ये किस पे रहेगा? अब रहेगा एक्यूज पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ। और ये है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105, और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 100, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। 101 ये बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अब एविजन पे रहेगा। जो 102 है वो ये बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ चेंजेबल है, एक के बाद एक दूसरे पे आएगा। और ये बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? एक्सेप्शन केस में एक्यूज पर्सन पे। तो ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है भैया? क्लियर है कि नहीं है? कि सर बस आज के लिए इतना काफी है? काफी है। चलो भैया, तो काफी है, चाय हम बना रहे हैं, आप लोग भी काफी पियो। ठीक है? गांव में काफी काफी बोलते हैं ना, काफी बना देना काफी, है ना? यहाँ पे अकेला कॉफी चलने लगा अकेला। गांव की बढ़िया चीज है। काफी को काफी बोलते हैं, मॉल को माल बोलते हैं, है ना? हाँ जो भी है। नहीं, हमारे घर में भी बोलते हैं ऐसे कि माल चले, हमने कहा यार गजब। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जनरल एक्सेप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है? चलिए।